मैं हूँ मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और मैंने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए ताकि भाईचारा बना रहे। जरा सोच कर देखिए, ये शब्द कितने गहरे और चौंकाने वाले हैं। ये सीधे स्रोत से लिया गया एक ऐसा बयान है जो आज की हमारी चर्चा की नींव रखता है। आज का ये विश्लेषण किसी आम ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं है। ये कहानी है इंसानी फैसलों की, बड़े बड़े अहम की, और एक ऐसी त्रासदी की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस विश्लेषण में हम 1947 के भारत विभाजन की उन जटिल परतों को खोलेंगे जहां नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, उनके वैचारिक टकरावों और ब्रिटिश प्रशासन की घोर विफलताओं ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बंटवारा सिर्फ तारीखों या नक्शों का कोई खेल नहीं था, बल्कि कद्दावर इंसानी चरित्रों के आपसी टकराव की एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक दास्तान थी। हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 50 सालों से ज्यादा के इस जटिल इतिहास को 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे शुरुआती दौर के धर्मनिरपेक्ष जिन्ना से, फिर ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो नीति, बड़े राजनैतिक व्यक्तित्वों का टकराव, 1947 का वो निर्णायक मोड़, जल्दबाजी में खींची गई सरहद, और आखिर में वो अकल्पनीय मानवीय त्रासदी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर के धर्मनिरपेक्ष जिन्ना की। 1896 में जब जिन्ना लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो वो बिल्कुल अलग इंसान थे। एक सूट बूट पहनने वाले भद्र पुरुष जिन्हें नमाज से ज्यादा कानून की किताबों पर भरोसा था। वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे, और तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सक्रिय सदस्य भी थे। उनकी देशभक्ति का आलम तो ये था कि सरोजनी नायडू जैसे बड़े नेताओं ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। अब 1896 के उन जिन्ना और 1947 में एक अलग देश की मांग करने वाले जिन्ना में सच में जमीन आसमान का फर्क था। आखिर ये बदलाव आया कैसे? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ये तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय एकता को तोड़ने के लिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से काम किया। शुरुआत हुई 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांट दिया। ये भारत की अखंडता पर पहला बड़ा वार था। इसके ठीक बाद 1906 में अंग्रेजों के गुपचुप उकसावे पर ढाका में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया। और फिर आया 1909, जब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार होंगे और केवल मुस्लिम ही वोट दे सकेंगे। देखा जाए तो ये हम और वो की गहरी खाई खोदने की एक सोची समझी शुरुआत थी। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, राजनैतिक व्यक्तित्वों का सीधा टकराव। यहाँ दो कद्दावर नेताओं के बीच के बुनियादी मतभेद एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ जिन्ना का तरीका था। जिन्ना को बंद कमरों की राजनीति, कानूनी दलीलों और पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग की संवैधानिक बहसों पर ज्यादा भरोसा था। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जो 1915 में भारत लौटे थे। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। गांधी जी ने राजनीति को उन बंद कमरों से निकाला और सीधे धूल भरी सड़कों और बड़े जन आंदोलनों तक पहुंचा दिया। सच कहें तो जिन्ना इस तरह की भीड़ वाली जन राजनीति से बहुत घबराते थे। उन्हें लगता था कि सड़कों पर उतरी ये धार्मिक भीड़ लोकतंत्र नहीं बल्कि सिर्फ अराजकता फैलाएगी। इसी गहरे वैचारिक मतभेद के चलते आखिरकार 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। और फिर आया हमारी कहानी का चौथा और निर्णायक मोड़, साल 1937। 1930 के दशक तक आते आते जिन्ना भारतीय राजनीति में लगभग हाशिए पर चले गए थे, लेकिन 1937 के प्रांतीय चुनावों ने पूरी बाजी पलट दी। इन चुनावों में कांग्रेस ने तो भारी जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग को करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस जीत के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सत्ता साझा करने से साफ इनकार कर दिया। बस यही वो एक इनकार था जिसने जिन्ना के मन में एक गहरा डर बैठा दिया। उन्हें लगने लगा कि आज़ाद भारत का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज होगा, जहां उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी। इसी डर ने उस पुराने सूट बूट वाले जिन्ना को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और जन्म हुआ कायदे-आज़म का। इसी असुरक्षा के माहौल से वो टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत निकला, जिसके तहत 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर,
जल्दबाजी में खींची गई वो सरहद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसमें अंग्रेजों ने बिना बंटवारे के आज़ादी का एक बड़ा ही अनूठा रास्ता सुझाया था। तय ये हुआ कि भारत को 3 स्तरों में बांटा जाएगा, 2 समूह मुस्लिम बहुल इलाकों के होंगे और 1 समूह हिंदू बहुल इलाकों का। हैरानी की बात तो ये है कि शुरुआत में जिन्ना और कांग्रेस दोनों ही इस प्लान के लिए राजी हो गए थे। ये वो पल था जब लगा कि शायद एक संयुक्त और अखंड भारत की उम्मीद सच हो जाएगी। सब कुछ बस तय होने ही वाला था। लेकिन राजनीति में भरोसा कैसे पल भर में टूटता है, ये इन घटनाओं से समझा जा सकता है। हुआ यूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने ये संकेत दे दिया कि भविष्य में इन समूहों की बनावट में बदलाव किया जा सकता है। बस इस एक बयान ने जिन्ना को हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और आज़ाद भारत में कांग्रेस अपने बहुमत के बल पर इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देगी। जिन्ना ने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कर दिया। इसके बाद कलकत्ता की सड़कों पर जो भयानक जनसंहार हुआ, उसने पूरे देश को नफरत की ऐसी आग में झोंक दिया कि अब एक साथ रहना पूरी तरह से नामुमकिन लगने लगा था। उस वक्त जो अंतरिम सरकार बनी थी वो भी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी। हर दफ्तर में जैसे एक गृह युद्ध चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बयान उस दौर की प्रशासनिक घुटन और सड़कों पर हो रहे कत्लेआम की बेबसी को बहुत गहराई से बयां करता है। उन्होंने भारी मन से कहा था, अगर एक अंग में सड़न हो जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना ही पड़ता है। ये बयान साफ दिखाता है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके थे कि पटेल जैसे कद्दावर और व्यवहारिक नेता को भी विभाजन का ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। पटेल की इस व्यावहारिकता के बिल्कुल उलट थी महात्मा गांधी की शुरुआती प्रतिक्रिया। गांधी जी ने सख्त लहजे में कहा था, विभाजन मेरी लाश पर होगा। वो शुरू से ही देश के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। लेकिन जब उन्होंने खुद देश को दंगों की आग में जलते देखा और अपने ही सबसे करीबी नेताओं की मजबूरी को करीब से महसूस किया, तो अंततः हार कर उन्हें भी अपनी मौन स्वीकृति देनी पड़ी। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी भाग पर, एक ऐसी मानवीय त्रासदी जिसने रूह कंपा दी। सिर्फ 5 हफ्ते, जी हाँ, केवल 5 हफ्ते। सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को, जिसने इससे पहले कभी भारत की धरती पर कदम तक नहीं रखा था, उसे दुनिया के सबसे जटिल भूगोल पर एक सीमा रेखा खींचने के लिए मात्र 5 हफ्ते का समय दिया गया। बंद कमरों में बैठे बैठे कुछ पुराने नक्शों के आधार पर बस कलम चला दी गई। नतीजा, किसी का आंगन 2 हिस्सों में बंट गया तो किसी का खेत अचानक दूसरे देश में चला गया। और तो और ये बंटवारा इतना बारीक था कि सरकारी दफ्तरों की मेज कुर्सियां, टाइपराइटर और यहाँ तक कि पुस्तकालयों की किताबें तक बीच से आधी आधी बांट दी गईं। और इस जल्दबाजी का अंजाम क्या हुआ? 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना घर-बार, अपनी पुश्तैनी जमीनें और अपनी पहचान छोड़कर वहां से भागना पड़ा। ये मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लोगों में ये खौफ था कि पता नहीं उनकी छत लकीर के इस पार है या उस पार। इस अचानक हुए विस्थापन में 10 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खून से सनी ट्रेनें और जलते हुए गांव इस खौफनाक दर्द की गवाही दे रहे थे। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये इंसानी जज्बातों और जिंदगियों का चीरहरण था। और बात सिर्फ जमीन या लोगों के बंटने पर ही खत्म नहीं हुई, खजाने का भी बंटवारा हुआ, जिसमें 75 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा वित्तीय विवाद खड़ा हो गया। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए खजाने के हिस्से की जिद पकड़ ली थी। सरदार पटेल सुरक्षा कारणों से बाकी बची 55 करोड़ की रकम को रोकना चाहते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि गांधी जी को आमरण अनशन तक की धमकी देनी पड़ी ताकि पाकिस्तान को उसका तय हिस्सा मिल सके और भविष्य के रिश्ते और ज्यादा कड़वे न हों। इस पूरी त्रासदी की एक बहुत बड़ी और नाटकीय विडंबना ये भी रही कि जिन्ना को टीबी की गंभीर बीमारी थी और ये बात उन्होंने बड़ी ही चालाकी से दुनिया से छिपाए रखी। उन्हें ये डर था कि अगर उनकी ये जानलेवा बीमारी सामने आ गई तो बंटवारे की योजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी और उनका पाकिस्तान का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक उम्र लगा दी, उस देश के वजूद में आने के महज 1 साल बाद ही 1948 में जिन्ना इस दुनिया से चल बसे। बंटवारे का मुख्य वास्तुकार अपनी ही बनाई हुई इस नई दुनिया का अंजाम देखने के लिए ज्यादा दिन तक जीवित ही नहीं रहा। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से क्या बात सामने आती है? एक बेहद गहरा और प्रासंगिक सवाल पीछे छूट जाता है।
कि जब राजनीति को सिर्फ धर्म और बड़े बड़े अहंकारों के चश्मे से देखा जाता है तो नक्शों पर लकीरें खींचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मानवता को उसकी कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। इतिहास की ये कहानी सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि आज और आने वाले कल को समझने के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।